हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से न्यू स्मार्ट पीके क्लासेज में स्वागत है। आज मैं क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस टॉपिक सिविक्स से है, चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण, लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स शूट कर दिए हैं जो कि आप तक पहुंच चुके होंगे जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। और जो लोग वीडियो देख रहे हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आपकी क्लास से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। और जो लोग कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास 9 सोशल साइंस सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ उन लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए मैं इस चैप्टर्स की जो बची हुई हेडिंग्स हैं उसको मैं अवगत कराता हूं। आइए, जैसे कि फर्स्ट नंबर हेडिंग दी गई है आपको। फर्स्ट नंबर हेडिंग है आपकी भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसे कि भारतीय संविधान तो आपको पता ही है, विशेषताएं मीन्स होता है किसी चीज़ की क्या विशेषता है, ठीक है, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। विशेषता शब्द का यही अर्थ है। तो आइए, इसमें पहला आपका पॉइंट है लिखित एवं विस्तृत संविधान। दूसरा दिया गया विभिन्न स्रोतों से विहित। तीसरा है लचीला एवं कठोर। चौथा है संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना। और पांचवा है आपका संसदीय शासन प्रणाली। छठा है संघीय व्यवस्था। और इसमें से टोटल 19 पॉइंट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग से पूछा जाता है, तो 6 हेडिंग्स आपकी क्लास के अकॉर्डिंग बहुत हैं, बट मैं 19 जो हेडिंग्स दी गई उनके विषय में भी डिस्क्राइब कर दूंगा। फिलहाल मैंने इस स्लाइड में ओनली 6 हेडिंग्स ही विशेषताओं में मैंने वर्णित किया है। तो आइए, सबसे पहली हेडिंग मैं आपको अवगत कराता हूँ। जैसा कि लिखा है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत संविधान के विषय में आप ध्यान दें। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसका संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन की अवधि में 11 बैठकों तथा 60 देशों के संविधान का अवलोकन करने के बाद निर्माण किया गया। तो आइए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप लोग ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी इस विषय में बताया है। फिलहाल आप लोग जो नहीं देख पाए वीडियो तो आप इसको ज़रूर देखें। इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था बनने में, ठीक है। इसमें एक्सप्रॉस 64 लाख रुपए खर्चा हुए थे। अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 63,96,729 रुपये संविधान बनाने के में खर्चा हुआ था। तो अब इस कितनी बैठकें हुई थी इसमें टोटल 11 बैठकों का मतलब हुआ था 11 बैठकें, तब जाके हमारे संविधान बन पाया था 11 बैठकों में। और ये 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ ज़रूर लिया गया है, जो कि मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में कहाँ से क्या लिया गया है। तो आप जो लोग नहीं देख पाए प्लीज़ आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसी में एक पॉइंट और दिया गया है, आप ध्यान दें। भारतीय संविधान विश्व के अन्य देशों से अधिक विस्तृत संविधान है जिसके मूल स्वरूप में अनुच्छेद टोटल कितने हैं 395, 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ और 2 परिशिष्ट शामिल थे। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं, जबकि अन्य देशों के लिखित संविधान जैसे कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद तथा अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, ठीक है। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, मतलब वहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। इस प्रकार से हमारे देश का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है, यह एक लिखित संविधान भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। विभिन्न स्रोतों से विहित क्या है, आइए इसका तात्पर्य मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों को विस्तृत अध्ययन करके उनके सकारात्मक तत्वों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार स्वरूप प्रदान करते हुए भारतीय संविधान में शामिल कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि
विभिन्न स्रोतों का मतलब है कि 60 देशों से कुछ न कुछ हमारे संविधान में शामिल किया गया है, इसीलिए हमारा एक प्रकार का विस्तृत संविधान बना। अब पॉइंट नंबर 3 के विषय में बात करते हैं, लचीला एवं कठोर संविधान। भारतीय संविधान कुछ स्थितियों में लचीला है किंतु कुछ स्थितियों में अत्यंत कठोर है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं पर अत्यधिक लचीला होने के कारण क्या है, कहीं पे जो कानून है, जो शर्तें हैं वो बहुत ही ढीली हैं, और कुछ शर्तें ऐसी भी हैं जो अत्यधिक कठोर भी हैं, जिनका पालन करना हर के लिए मतलब प्रत्येक के लिए आसान नहीं है। इसलिए हमारे संविधान को लचीला एवं कठोर संविधान भी कहा जाता है। संविधान संशोधन से संबंधित कुछ प्रावधानों को संसद में आम विधायी प्रक्रिया व बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इस स्थिति में संविधान लचीला है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जो आम सहमत से और या विशेष बहुमत से पास हो जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथा मूलभूत तत्वों के संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, जिसमें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की सहमति आवश्यक होती है। इस स्थिति में संविधान हमारा अत्यंत कठोर है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद का पालन किया जाता है, तो आप आंसर देंगे 368 अनुच्छेद। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट्स के विषय में बात करते हैं। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, ये भी आपके संविधान की विशेषता है। आइए इसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्षता तथा लोकतांत्रिक गणराज्य के आदर्शों को अपनाया गया है। आइए इसका पॉइंट नंबर 1, जैसे कि संपूर्ण संप्रभुता संपन्न शब्द से क्या मतलब है, आइए मैं आपको बताता हूँ। संपूर्ण संप्रभुता संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र तथा सर्वोच्च सत्ता रखता है। समाजवादी शब्द का मतलब होता है, इससे यह आशय है कि संविधान द्वारा सभी वर्गों के विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे और सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास किया जाएगा तथा आर्थिक विषमता समाप्त करने के प्रयास किए जाएंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट, पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं, इस पॉइंट से भी आप अवगत हों। भारतीय संविधान सर्वधर्म समभाव की विशिष्टता को परिलक्षित करता है, अर्थात राज्य किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब समान भेदभाव जो हैं वो किसी के साथ नहीं होने चाहिए कि आप हिंदू हैं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, आप मुस्लिम हैं तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। हमारे देश में या आप कह सकते हैं हमारे राष्ट्र में धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लोकतांत्रिक स्वरूप का अर्थ है कि देश की सरकार जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाती है, इसीलिए हम इसे लोकतांत्रिक कहते हैं। गणराज्य शब्द का मतलब होता है, गणराज्य का अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होगा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपकी क्लास में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्षेत्र उसमें पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, तो आप बताएंगे 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट जो 5th नंबर है, संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश स्वरूप को अपनाया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। ठीक है, वास्तविक शासन कार्यपालिका प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा चलाया जाता है, जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका के पास कार्यपालिका को हटाने का अधिकार प्राप्त होता है, अतः इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका सबसे शक्तिशाली होती है, अर्थात संसद सर्वोच्च है। ठीक है, संघीय व्यवस्था पॉइंट नंबर 6 से आप अवगत हों। संघीय व्यवस्था क्या है, इसके विषय में आप जानें। भारतीय संविधान में संघीय सरकार व्यवस्था की स्थापना करता है। भारत में सरकार के 2 स्तर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार को अपनाया गया है। केंद्र व राज्य सरकार के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी किया गया है। अब
पॉइंट नंबर हेडिंग्स के माध्यम से आगे भी दिए इसमें। स्वतंत्र तथा सर्वोच्च न्यायपालिका। नंबर 8 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। नंबर 9 मौलिक कर्तव्य। नंबर 10 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नंबर 11 कानून का शासन। नंबर 12 द्विसदनीय व्यवस्था। नंबर 13 पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की स्थापना। नंबर 14 स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना। नंबर 15 आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान के विषय में बता देता हूँ, आपके मेन 3 होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन, और जो थर्ड होता है वित्तीय आपातकाल। इन तीनों आपातकालों को मैं अनुच्छेदों में भी वर्णित कर देता हूं, क्योंकि आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। और जो वित्तीय शासन है आपका वित्तीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। आप लोग ध्यान दें, देखिए 4 के अंतर में है, 52 4 56 4 60, इसलिए आप कभी मत भूलें। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है, जबकि राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल आपका 360 के तहत लगा जाता है। वित्तीय आपातकाल के विषय में आपको जानकारी देता हूँ। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय के लिए उत्पन्न संकट से निपटने के लिए इसका आपातकाल को लगाया जाता है। बट अभी तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, आप लोग अच्छे से ध्यान दें। और जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह द्वारा पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति से निपटने के लिए लगाया जाता है, जबकि राष्ट्रपति शासन राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। और जो भारतीय संविधान की विशेषताएं थी उसके पॉइंट नंबर 16, हेडिंग नंबर 16 राष्ट्रभाषा। भारतीय संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी को देवनागरी लिपि में केंद्र की भाषा घोषित किया गया है। और पॉइंट नंबर 17 अस्पृश्यता की समाप्ति, मतलब इसका होता है छुआछूत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत हमारे देश में छुआछूत को समाप्त किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत इसका अंत कर दिया गया है। इस प्रकार संविधान ने देश में सामाजिक समानता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। हेडिंग नंबर 18 वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक स्त्री या पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष है या इससे अधिक है वो मत देने के अधिकार को प्राप्त करता है। नंबर लास्ट 19 नंबर हेडिंग्स इसकी दी गई है। अल्पसंख्यकों व कमज़ोर वर्गों का संरक्षण। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों तथा कमज़ोर व पिछड़े वर्गों का कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये थी आपकी 19 हेडिंग्स भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत। तो इनमें से आपको क्वेश्चन ये लॉन्ग का आता है तो आप कम से कम 6 से 7 हेडिंग ज़रूर लिखेंगे। और फिलहाल मैंने आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट थे बता दी हैं। आइए अगर आप चाहते हैं तो इससे विशेषताओं से जो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं मैं उसके विषय में बता देता हूं, आप लोग ध्यान दें। सबसे पहले मौलिक अधिकार जो कि आपके भाग 3 में हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में हैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को सौंपा गया है। ओके, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया, जो कि भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तत्पश्चात दिसंबर 2002 में लागू किए गए 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया है। इसलिए आप लोग ध्यान रखें कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत जोड़े गए थे मूल मौलिक कर्तव्य, तो 42 के तहत जोड़े गए थे। आप लोग एक बार ध्यान दें जिससे कि आप पिक्चर भी आपको याद रहे। 42वें के तहत जोड़े गए कब, डेट 1976 में। ठीक है, किस भाग में हैं, 4A में हैं, और किस अनुच्छेद में हैं, 51A में हैं। ये थे आपके मौलिक कर्तव्यों के विषय में जानकारी। ठीक है,
ये आपके लिए गए हैं रूस से। कहाँ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य? रूस से लिए गए हैं। जबकि आपके अधिकार जो लिए गए थे मौलिक अधिकार, वो अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, ठीक है। पहले 7 थे लेकिन अब उन्हें 6 कर दिया गया है। अब ध्यान रखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। किस भाग में है वो? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में बात कर रहा हूँ, वो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य हैं राजनीतिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व आप कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट थे जो आपसे पूछे जा सकते थे, इसलिए मैंने आपको बताया। और भी एक पॉइंट है, ध्यान दें, पंचायतों व नगर पालिकाओं की जो हेडिंग मैंने बताई थी 13 नंबर में, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ष 1992 में हुए 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक बनाया गया तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थायी निकायों को संविधान में भी मान्यता दी गई। इस प्रकार से आपके जो मेन पॉइंट थे मैंने आपको अवगत कराया। आप लोग अच्छे से लर्न करें और समझ लें। अब आइए मैं नेक्स्ट हेडिंग्स के विषय में बात करता हूँ। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं, जैसा कि आप भारतीय संविधान शब्द से तो परिचित हैं, फिलहाल यहाँ पे संघात्मक लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गई, ध्यान नहीं दिया। संघात्मक मतलब संघ मतलब शासन से संबंधित जो विशेषताएं उसके विषय में ध्यान दीजिए आप। पहली हेडिंग है आपकी संविधान की सर्वोच्चता क्या है, आइए इसके विषय में आप ध्यान दें। संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है जिसमें संसद अपनी इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकती है। कहने का तात्पर्य है कि संसद अकेले किसी पॉइंट्स में अपने आप संशोधन नहीं कर सकती है या अपने इच्छानुसार परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसके मूल ढांचे के सिद्धांत द्वारा भी संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। स्पष्ट संविधान के संग ध्यान दें, इसके अंतर्गत शासन के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। दोहरी शासन व्यवस्था, आइए इस पॉइंट से आप परिचित हों। दोहरी शासन व्यवस्था का मतलब होता है देश में कुल प्रेजेंट टाइम आपके 28 राज्य दिए गए हैं। आपका 29वां राज्य आप या कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया है, वो आपको डेट पता ही है। फिलहाल आप ध्यान दें पॉइंट नंबर, जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पहले 7 थी, 7 से फिर आपकी 9 हुई, 9 से फिर 8 हो गई है, क्योंकि आपकी जो दादर नगर हवेली वो उसको दादर नगर हवेली और दमन द्वीप है उसको मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है, इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। प्रेजेंट टाइम में ध्यान रखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम कंपटीशन और आपके क्लास 9th में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और यहाँ सरकारों की दोहरी व्यवस्था अपनाई गई, जैसे केंद्र सरकार पूरे देश में एक सरकार होती है और राज्य में अलग अलग सरकार होती है प्रत्येक राज्य में, ठीक है। दोनों सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। संविधान संशोधन। संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियों एवं अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूचियां हैं, आप लोग ध्यान रखें। इन 3 सूचियों के अंतर्गत भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दें संघ सूची के अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत 97 विषयों का समावेश किया गया है जिन पर केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। किसका अधिकार है? केंद्र सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ संघ सूची में। राज्य सूची में बात करें तो इसमें 66 विषयों पर केवल राज्य सरकारों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। समवर्ती सूची के विषय में आप बात करें, इसमें शामिल 47 विषयों पर केंद्र तथा राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। विरोधाभास की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होता है। इस प्रकार से आपने भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताओं के विषय में आपने जाना। अब लास्ट में मैं आपको बात बताता हूँ, लास्ट जो हेडिंग है इस चैप्टर की आप लोग अच्छे से समझें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
आइए मैं बात करता हूँ भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। एकात्मक, एक मत। एकात्मक मीन्स क्या होता है? एक मत, मतलब सभी का इसमें एक मत हो, इसी प्रकार से इनकी विशेषताएं हैं। आइए इसमें आप ध्यान दें। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, लेकिन आत्मा क्या है? एकात्मक है। एकात्मक संविधान में सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं और प्रांतों के अधिकारों या उसके अधीन होते हैं, तथा प्रांत केंद्र के सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। मतलब प्रांत मीन्स यहाँ राज्य से संबंधित है, आप ध्यान दें। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अतिरिक्त अनेक एकात्मक विशेषताएं विद्यमान हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहले आपको एकल नागरिकता के विषय में पढ़ना है, फिर सशक्त केंद्र, राज्य की सीमाएं में परिवर्तन, राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्ति, सामान्य न्याय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति और वित्तीय शासन और सैन्य निर्भरता, और लास्ट में आपकी है राष्ट्रपति पर महाभियोग अभिक्रिया जो होती है। ठीक है, आइए मैं हेडिंग नंबर फर्स्ट इसमें जो दी गई है एकल नागरिकता विषय में आप जानें। संघीय शासन की स्थापना के बावजूद भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल या इकहरी नागरिकता प्रदान की गई है। भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो, भारत का ही नागरिक माना जाता है। इसे हम एकल नागरिकता कहते हैं। अदर देशों में आपको देश की तो नागरिकता लेनी ही होती है और राज्य की भी नागरिकता लेनी होती है, लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। आप किसी भी राज्य में रहें, आपको भारतीय ही माना जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड जो आपको दी गई है, सशक्त केंद्र। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है, अर्थात केंद्र सरकार को राज्य से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सभी महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में रखा गया है तथा इसमें विषयों की संख्या राज्य सूची में विषयों की संख्या से ज़्यादा होती है। समवर्ती सूची के विषयों पर विरोधाभास की स्थिति में भी केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है या उसका ही कानून माना जाता है। पॉइंट नंबर थर्ड, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के अंतर्गत संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है, मतलब एक विशेष क्षेत्र के अंतर्गत किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। संसद एक तरफा कार्यवाही द्वारा उनके क्षेत्र, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है, जिसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्ति के विषय में। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियों के द्वारा भी राज्य पर केंद्र का प्रभाव स्थापित हो जाता है। मैंने आपको इसके विषय में बताया है। जो 3 आपातकालीन शक्तियां हैं वो मैंने आपको हेडिंग से बताई थी। भारतीय संविधान की विशेषताएं जो थीं उसमें फिलहाल मैं आपको बोल देता हूं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और अनुच्छेद 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है। आपातकाल की स्थिति में या तो राज्य पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में होता है अथवा केंद्र के निर्देशानुसार कार्य करता है। आपातकाल में देश की शासन संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। अब बात करते हैं सामान्य न्याय व्यवस्था। भारत की न्याय प्रणाली एकीकृत है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके नीचे राज्यों में स्थापित उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय भी शामिल हैं। एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है कि संपूर्ण देश में समान व्यवहार व समान न्याय व्यवस्था स्थापित की जाए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के न्यायालयों में दीवानी तथा फौजदारी मुकदमों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए हैं। इसीलिए हमारे देश में कहा जाता है कि समान न्याय व्यवस्था है। बट मैं एक आपको बात बता देता हूँ, जो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है सही तो 100% है, बस इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जिससे कि अभी तक लाखों मुकदमे हमारे उच्च न्यायालयों संविधान में परिलक्षित हैं, मतलब अभी पड़े हुए हैं। उनकी अभी जो क्या है निर्णय नहीं हो सका है, लेकिन होता ज़रूर है, आप ध्यान दें। पॉइंट नंबर 6, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। आप ध्यान दें, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके माध्यम से होती है, आप आंसर देंगे राष्ट्रपति द्वारा होती है। राज्यपाल के माध्यम से केंद्र राज्य पर नियंत्रण बनाए रखता है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रभाव में अर्थात केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल को वो रख सकता है कार्य पे, या उससे पहले भी उसको हटा सकता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं अब लास्ट हेडिंग जो आपकी दी गई है, वित्तीय एवं सैन्य निर्भरता। राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः केंद्र अनुदान पर प्रभावशील रूप से निर्भर करती है। वहीं अनेक उपद्रवों आपातकालीन स्थितियों पर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सैन्य बलों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने अनुच्छेद 370 जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, उस दिन भी केंद्रीय सैन्य बलों का प्रयोग किया गया था पूरे राज्य में, या जो जहां पर दंगे होने की संभावना थी अनेक राज्यों में भी केंद्रीय सैन्य बलों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। जैसे कि आप जो नागरिकता वाला है संशोधन हो रहा था, उसमें भी अभी असम में लड़ाई हुई थी, उसमें भी आपको ये सैन्य बलों का प्रयोग किया गया था आपकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी। अब लास्ट हेडिंग्स जो दी गई है इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है इसके विषय में आप जानें। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? केवल संसद को प्राप्त है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान संघात्मक तथा एकात्मक लक्षणों का मिश्रण है। इसमें राष्ट्रपति महाभियोग में राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया से गुजरने से पहले उसको 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया जाता है कि आपके ऊपर राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा रही है, या आपके लिए हटाने के लिए यह प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिससे कि राष्ट्रपति अपने पक्ष में अपनी बातें कह सके या किसी वकील के माध्यम से कहला सकता है। वो उसका अधिकार है, उसे 14 दिन पूर्व पहले सूचित किया जाता है। इस प्रकार से क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस टॉपिक नंबर आपका जो था 3rd संविधान निर्माण चैप्टर मैंने 4 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं भी समस्या है तो आप SMS के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब विद कमेंट्स, और आप लोग शेयर अधिक करें जिससे कि आपके माध्यम से अन्य बच्चों तक भी वीडियो उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।